राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। और उसी को देखते हुए भाई सभी पार्टियां जो एक्टिव हो चुकी हैं और सभी पार्टियां जो है पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो है उनकी सरकार बने। लेकिन सरकार तो भाई एक पार्टी की बननी है। अब देखते हैं भाई किसकी सत्ता आती है किसकी नहीं आती है। वही बात करें भाई सत्ता पक्ष में जो फिलहाल पार्टी वो भी जो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेगी कि जो है तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनाए। और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जो उन्होंने जनता के हक में नीतियां बनाई, उनको लेकर के जो है जनता बीच जाएगी और जो है वोट मांगने का जो जनता से काम करेगी। और उन्हें आस रहेगी जो उन्होंने विकास कार्य किए उसके दम पर उन्हें वोट मिले। वही बात भाई जो विपक्षी पार्टियों की करनी, विपक्षी पार्टियां भी जो है वोट मांगने में कोई कमर कसर कसे हुए हैं और भाई कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाई। तो वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए वे उनके पास जो काफ़ी सारे एजेंडे रहेंगे, काफ़ी सारी जो है जो भाजपा सरकार जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर के, इनको उजागर करने को लेकर के वही जो है विपक्ष के नेता जो है मैदान में उतरेंगे। और वही बात वही जो मेन एजेंडे वही क्या कुछ रहने वाले हैं और मेन जो है किन की जो है अहम भूमिका रहने वाली है भाई इन चुनाव में, तो उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं भाई। तो इन चुनाव में जो है मेन भूमिका जो है किसानों, कर्मचारियों और बेरोजगारों की रहने वाली है। साथियों, बात कर लेते हुए काफ़ी जो है इस सरकार में कई बार जो है किसान आंदोलन हुए और काफ़ी लंबे समय तक जो आंदोलन चले। और नतीजा ये रहा कि जो सरकार ने जन विरोधी नीतियां बनाई थी किसानों के खिलाफ, तो उन नीतियों को जो उन्होंने रद्द करना पड़ा। और उसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगार भी जो काफ़ी हरियाणा में है और काफ़ी संख्या है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जो है HKRN के तहत जो है करीब सफाई कर्मचारी जो भर्ती हुई थी उसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी कितने चरम सीमा पर है। और यही जो है मुद्दा मेन रहेगा भाई। काफ़ी बेरोजगार जो है नाराज़ हैं सरकार से, उनकी पॉलिसी से नाराज़ हैं। और वहीं कर्मचारियों की बात कर लें तो कर्मचारी भाई सरकार से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का अनदेखी करना जो है सरकार को बड़ा महंगा पड़ सकता है भाई चुनाव में। तो ऐसे ही कुछ खबरें भी आज के न्यूज़पेपर में लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई बेरोजगारों को लेकर के। भाई सरकार पर भारी पड़ सकती है भर्तियों में सीटी जैसे बदलाव। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में सीटी जैसे किए गए बदलाव भाजपा पर भारी पड़ सकते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीटी लागू किया था और सीटी में शर्त डाल दी थी कि कैटेगरी के अनुसार पदों का 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये भी शर्त थी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी मिलेंगे। इस चक्कर में भर्तियां नहीं हो पाई और गलियारे में चर्चा की हरियाणा का नौजवान इन फैसलों से नाराज है। तो एक बार सीटी हुआ और सारी भर्तियां उसी के आधार पर हो रही हैं। बाद में जो युवा पात्र हो गए मगर सीटी नहीं हुआ तो वे नौकरियों में भाग लेने से वंचित रह गई। और यह भी चर्चा है कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री समेत सभी सदस्यों को विधानसभा चुनाव तक जारी रखा जाना चाहिए था। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेती तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नए सिरे से गठित कर लेती और सीटी में सुधार कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया भी कर लेती। तो भाई एक और बात देखने मिली भाई जेबीटी भी जो है युवा है वो काफ़ी लंबे समय से जो है नाराज चल रहे सरकार से, लेकिन उनकी भर्ती जो है निकाल दी गई है और उनकी भर्ती जो प्रोसेस में है। वही बात MPSW कर लेते हैं तो MPSW भर्ती को भी जो है जेबीटी की तरह 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार MPSW की भर्ती निकालने का काम नहीं कर रही है। उल्टा जो है भर्ती निकालने के बजाय उन बेरोजगार युवाओं को जो आपस में सीटी के नाम पर बांटने का काम कर रही है। तो ये जो है जो पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन पॉलिसीज के कारण जो है भाजपा सरकार को जो है चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है और करारा झटका लग सकता है। तो अब जब बात कर्मचारियों को लेकर के कर लेते हैं भाई, तो कर्मचारियों को लेकर के भाई आप देख सकते हैं भाई हरियाणा में कर्मचारी बढ़ाएंगे सियासी गर्मी और विधानसभा चुनाव में OPS और नियमित नौकरियां होंगी बड़ा मुद्दा। तो कमेटियां बनने तक सीमित रहा OPS मुद्दा। OPS को लेकर भाई हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। तो आप देख सकते हैं भाई लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव भी कर्मचारी वर्ग अहम भूमिका अदा करेगा। और पुरानी पेंशन योजना, OPS और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर के कर्मचारी पिछले कई माह से आंदोलित है। और भाजपा ने जो OPS से किनारा करते हुए 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की। वहीं कांग्रेस का ऐलान है कि सरकार आते ही पहले कलम से OPS
बहाल किया जाएगा। हालांकि जो है कांग्रेस सरकार ने जो ओपीएस को खत्म किया था वो भी जो है कर्मचारियों के नाम पर जो राजनीति करने का काम कर रही है साथियों। इनेलो जजपा और आप भी जो कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश में हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बैठक भी की और अधिकारियों की समिति के सदस्यों से पूरा डाटा और समीक्षा करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद न तो कोई बैठक हुई और न ही जो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। तो इस बारे में समिति के राज्य प्रधान धारीवाल ने कहा कि ओपीएस के लिए कर्मचारी पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कर्मचारी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। तो भाई 1,20,000 कच्चे कर्मचारी और रुख भी महत्वपूर्ण। कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी गारंटी देकर भाजपा ने इस वर्ग को बड़ी राहत देने की कोशिश तो की है। हालांकि कर्मचारी संगठन इससे खुश नहीं है और उनकी मांग थी कि कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उन्हें नौकरी गारंटी नहीं चाहिए। अनुबंधित कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों तर्ज पर न तो वेतन मिलेगा न ही अन्य सुविधाएं। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ समेत अन्य संगठन इस मुद्दे को बनाने की कोशिश में है। तो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी और रुख क्या रहेगा, यह भी अहम रहेगा। और साथ ही 50,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को सरकार ने गारंटी से दूर रखा है। इससे चुनाव में उनकी नाराजगी भी जो सरकार के प्रति नजर आ सकती है। ये है भाई आंदोलन की राह पर। कौन कौन है आंदोलन की राह पर आपको बता देते हैं। भाई इस समय प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, नर्स, डेंटल सर्जन समेत अन्य कर्मचारी श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो सभी वही जो है हड़ताल पर है। और वहीं कच्चे कर्मचारी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, टीजीटी, पीजीटी अध्यापक भी जो रोष जारी कर चुके हैं। चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, सरपंच, शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी और आशा वर्कर का आंदोलन भी लंबे समय तक चला है। तो भाई ऐसा कोई तबका नहीं है जिसने भाई सरकार में आंदोलन न किया हो। तो ये जो है एक बड़ी अपडेट है भाई। और आप देख सकते हैं भाई कि पिछले 10 साल से किसी कर्मचारी संगठन की बात नहीं हुई सुनी गई और अब केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए झूठी घोषणाएं की गई हैं, जिनका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला। और कर्मचारियों ने देखी का जो असर चुनाव में साफ दिखेगा। भाई सुभाष लांबा, प्रधान ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का ये कहना है। और भाई सुदेश कटारिया मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनका कहना क्या कुछ वो बता देते। भाई कांग्रेस के पास सिवाय कुछ झूठ बोलने के कुछ नहीं है। ओपीएस को बंद कांग्रेस सरकार ने किया था, वहीं उसी का गुणगान कर रही है। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नौकरी गारंटी देकर सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। सुदेश जो कटारिया है भाई मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री हरियाणा, उनका कहना भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं उनकी सुन लेते हैं। भाई कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली क्रम से ओपीएस की बहाली की जाएगी। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में भी लाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सिंह। भाई 10 साल जो कांग्रेस की सत्ता रही और कांग्रेस ने जो है ओपीएस को खत्म किया, तो कांग्रेस ने तब क्यों नहीं बहाल किया। भाई अब जो बहाल करने का जो वादा, झूठा वादा कांग्रेस सरकार भी कर रही है। और न ही जो भाजपा ने जो है ओपीएस को जो बहाल किया, भाजपा ने भी जो पिछले चुनाव में जो ओपीएस के नाम पर जो जनता से और कर्मचारी जो वोट बटोरे थे भाई। तब जो अगली बड़ी जो अपडेट है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। भाई जो अगली बड़ी न्यूज़ है भाई, ये आप देख सकते हैं भाई 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों चाहते हुए नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। तो भाई गलियारे में चर्चा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी किया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। और उसका मुख्य कारण है कि प्रदेश सरकार का देरी से जागना। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रखा है, तो सरकार को उसी दिन से तत्काल फैसला करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूंकि नए थे, इसलिए उन्हें एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात है। तो उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लगा दिए। और मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने बाद 7 दिन बाद जो 14 अगस्त 2024 को कानून अधिसूचित हुआ और अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी दी। 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा होने से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और इसीलिए एक्ट लागू नहीं हो पाया था। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी और संबंधित विभागों ने उन्हें लागू कर्मचारियों को जो नियमित कर दिया था। वह बात अलग है कि कुछ विभागों के ढीठ अफसरों ने यह पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी कर दी और चुनाव आचार संहिता लागू हुई, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाई। और आज तक वे रेगुलर नहीं हो पाई क्योंकि उन पॉलिसीज को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस समय तो 3 महीने का समय था, मगर तब भी जो है कुछ अफसरों ने उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया। और अब तो सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया। 2 दिन बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो पाई।
तो इसलिए एक भी जो अस्थायी कर्मचारी की जॉब सिक्योर नहीं हो पाई और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सामान्य तौर पर जो इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2014 की पॉलिसीज है और सरकार ने एक्ट तो लागू नहीं किया, उल्टा मंत्रिमंडल से एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी जो चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार के इस देरी से किए फैसले का कोई लाभ किसी भी अस्थायी कर्मचारी को मिलना लगभग असंभव है। तो चुनाव के दिनों में अफसर साहब भी अपने तरीके से काम करती है और अब चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में जो अधिकारी न्यूट्रल हो जाते हैं। गलियारे में चर्चा है, सरकार ने चुनाव घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से एनएचएम सोसाइटी और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित करने का फैसला जो सिर्फ लॉलीपॉप साबित होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली है जो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएगी और इस पर भी जो प्रश्न चिन्ह है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार को वास्तव में अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून जुलाई 2024 में यह अध्यादेश लाती। वैसे भी इन अध्यादेशों की जीवन अवधि 6 महीने होती, तो अगर भाजपा सरकार रिपीट कर गई तो ये लागू हो सकते हैं। अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो दूसरे दल की सरकार बनते इन कानूनों पर उन्हें विचार करना पड़ेगा और वह देखेगी इनका विधेयक विधानसभा में लाना है या नहीं लाना है। तो अगली बड़ी अपडेट है भाई, काली पट्टी बांधकर 22 और 23 को सभी कार्यालय प्रदर्शन करेंगे कर्मी। तो आप देख सकते हैं भाई, कुरुक्षेत्र में एकजुट हुए प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी, मांगों पर किया गया मंथन। राज्य कार्यकारिणी बैठक में 25 को जो है आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कराया राज्य स्तरीय सम्मेलन। तो कुरुक्षेत्र विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी रविवार को अनाज मंडी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एकजुट हुए और इस राज्य स्तरीय कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया था। और इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आए हुए विभिन्न कर्मचारियों विभागों के कर्मचारियों ने जो है पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी से अनावश्यक शर्तें हटाना, 7वें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों में वृद्धि करना, सभी विभागों की वेतन विसंगतियां दूर करना, कोरोना काल का फ्रीज हुआ महंगाई भत्ता लागू करना, नई शिक्षा नीति, बिजली बिल 2023, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, आयुष्मान चिराग योजना सहित कई मांगों को लेकर के चर्चा हुई। तो राज्य प्रधान बलबीर फोगाट ने बताया कि प्रदेश के सभी कर्मचारी सरकार की नीतियों से परेशान है। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने से घेराव को स्थगित करना पड़ा और प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। विधानसभा चुनाव घोषणा हो गई। प्रदेश सरकार ने मनमर्जी करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने की बजाय अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 लाकर कर्मचारियों को पूरी उम्र कच्चा रखने की पॉलिसी तय कर दी। तो सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसमें 1,20,000 कर्मचारियों को 58 साल तक सेवा सुरक्षा की बात कही गई, जो कि तथ्य रहित है। हालांकि जो कई विभागों व केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे बाहर रखा है और उन्होंने बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध करेगा और नीतियों को जनता के बीच में लेकर जाएगा। तो साथ ही 22 व 23 अगस्त को प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर सभी कार्यालयों के बाहर विरोध जताया जाएगा और 25 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। तो इस मौके पर जो है उप प्रधान नरेश शास्त्री, उप प्रधान धर्मेंद्र डांडा, जिला प्रधान ओम प्रकाश, जर्नैल सिंह में जो है काफी सारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब जो अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं, कौशल रोजगार निगम में शामिल के लिए जो है वन मित्रों ने विधायक को दिया ज्ञापन। तो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग को लेकर के आज वन मित्र ने विधायक लीलाराम को ज्ञापन दिया और इससे पूर्व वन मित्र जवाहर पार्क में इकट्ठे और वहां से जो विधायक के निवास पर पहुंचे वन मित्र बलकार सिंह, वीर विक्रम, विनोद कुमार, अभिषेक, इकबाल, मोहनलाल, गोपाल कृष्ण, तेजपाल, प्रवीण कुमार, सोनलाल आदि ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7500 वन मित्रों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नियुक्त करने की जो घोषणा की थी, जिसके तहत सभी 7500 वन मित्रों पर शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है सरकार ने यह भर्ती एक स्कीम में तब्दील करने की बात कही, जो 7500 बेरोजगार वन मित्रों के साथ बड़ा मजाक था। तो उन्होंने मांग की है कि कैथल के 1800 वन मित्रों को HKRN में शामिल किया जाए। तो ये जो आज कर्मचारियों लेकर के और हरियाणा में चुनाव को लेकर के जो बड़ी जो चर्चा थी और बड़ी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भाई वीडियो को जो शेयर करने में जो आप काफ़ी समय से जो है कंजूसी बरतते आ रहे, तो साथियों आपसे अनुरोध है कि आप जो वीडियो शेयर करने में कंजूसी ना बरतें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ हमें एक मोटिवेट मिलता है कि आप वीडियो शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।